हेलो बच्चों। जिंदगी को सिंपल बनाने के लिए रिलेशंस को सिंपल बनाना पड़ता है और सिंपल रिलेशंस को ही हम फंक्शंस बोलते हैं। बड़े मुश्किल दर्शन हैं तेरे, बीच में पर्दा जो है माया का, मैथ्स की इस माया का, भन्नाट माया का। फंक्शंस 1 में लेक्चर नंबर 2 लेकर के फिर से एक बार हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 में फंक्शन की डेफिनेशन हमने सीखी थी, डोमेन रेंज का डिस्कशन किया था, ग्राफ कैसे बनता है हमने इसको भी सीखा था और हमने स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में जानकारी हासिल की थी। हमारा जो आज का फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बड़ा प्यारा फंक्शन है, मस्त फंक्शन है, बड़ा मस्त फंक्शन है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इस लेक्चर में अपन पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, डोमेन, रेंज, ग्राफ, बिहेवियर, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, डिटेल में सीखेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। जेई लेवल के कई सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे। और देखिए फंक्शंस अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड कर लिए तो मुझे लगता है कि पूरा फंडामेंटली आप स्ट्रांग हो जाओगे और फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे क्रैक करते हैं जेई में, इसकी समझ भी आपकी डेवलप हो जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, a की पावर x यूं लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अगर डिटेल में समझना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बिहेवियर हमको समझना होगा। और एक्सपोनेंट तो हम कई सालों से सीखते हुए आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स का आइडिया है, बट फिर भी कुछ बातें मुझे ऐसा लगता है नहीं आपको मालूम होंगी। पहले मैं आपको वो सारी बातों से रूबरू करवाऊंगा और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की क्या डोमेन है, क्या रेंज है, ग्राफ किस तरीके से बनता है, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। राइट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जो दर्शन हैं वो लगभग हर चैप्टर में ही हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को बारीकी के साथ समझना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से मैं हर बार मेंशन करता हूं कि नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। अगर आप रूटीन में नोट्स नहीं बनाते हो तो पिछली चीजें हो सकता है आप भूल जाओ, कनेक्ट ना कर पाओ अगला लेक्चर पिछले लेक्चर से। तो अपने नोट्स अच्छे से बनाइए और देखिए कनेक्टिविटी बना करके चलिए। और जब लेक्चर आप अटेंड करने के लिए आ रहे हैं तो पिछले लेक्चर्स का रिवाइज होना भी बेहद जरूरी है। बात समझ आ रही है आपको? आपको आपको मालूम होगा कि अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो इसका मीनिंग है 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। एक्सपोनेंट का बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें तो आपको मालूम है। मुझे बस इतना बता दीजिए आप कि 0 की पावर 2 कितना होता है। 0 की पावर 2 होता है 0, है ना। और 0 की पावर -2 कितना होता है? 0 की पावर -2 होता है नॉट डिफाइंड। यहां से बात शुरू होती है। 0 की पावर -2 जो होता है ये हो जाएगा 1/0 की पावर 2 दैट इज 0। और 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर अगर मैथ्स में 0 हो जाए तो छा जाएगा पूरे मैथ्स पे सन्नाटा। 1/0 कोई पूछे तो आप उसको बोल दीजिए सन्नाटा, कुछ नहीं इसका आंसर होगा, नोट डिफाइंड है। 0 से अगर आप डिवाइड करने के लिए बोलेंगे तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे, सन्नाटा छा जाएगा। 0 से मैथमेटिक्स में कुछ हो जाए, उथल पुथल कितनी ही जीवन में हो जाए, मैथ्स में 0 से डिवाइड बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने पे कोई आंसर नहीं आता। दैट इज नॉट डिफाइंड क्वांटिटी इन मैथमेटिक्स। क्लियर है? अब देखिए 0 की कोई नेगेटिव पावर है वो हमारी नॉट डिफाइंड होती है। हमने कंक्लूजन यहां से निकाल लिया, राइट। और एक और बात बता दूं मैं, 0 की पावर 0 भी नॉट डिफाइंड होती है। ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे। 0 की पावर नेगेटिव जो है वो नॉट डिफाइंड होती है। आज से इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और 0 की पावर 0 जो है वो भी नॉट डिफाइंड होती है। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड क्यों होती है, इसके पीछे का कारण आपको बता देता हूं। होता क्या है, जब किसी नंबर के खोपड़ी में 0 हो तो आंसर 1 आता है, और किसी नंबर के बेस में 0 हो तो आंसर 0 आता है। 2 की पावर 0 आपको मालूम है 1 है, और 0 की पावर 2 आपको मालूम है 0 है। किसी भी नंबर के खोपड़ी में अगर पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा, और किसी भी नंबर के बेस में पावर 0 है तो आंसर 0 आता है। अब ये वाले जो 0 है बेस वाले, ये बोलती है कि मैं सबको 0 बना दूंगी। खोपड़ी वाले 0 बोलती है मैं 1 बना दूंगी। खोपड़ी वाले 0 बोलती है कि आप बेस में कुछ भी रख लीजिए, छोड़ूंगी नहीं, 1 बना दूंगी। और ये बेस वाले 0 है, बड़ी बदमाश 0 है, ये बोलती है कि भाई बेस में 0 अगर आएगी तो मैं 0 बना दूंगी। अब 0 की पावर 0 में ये वाली जो खोपड़ी वाली 0 है ये बोलेगी मेरे को तो 1 बनाना है, ये वाले 0 बोलेगी मेरे को तो 0 बनाना है। ध्यान से सुनिए, खोपड़ी वाली जो 0 है वो बोलेगी मुझको बनाना है 1, और नीचे वाले 0 है ये बोलेगी मुझको बनाना है 0। दोनों 0 में हो जाएगी लड़ाई, दोनों 0 में युद्ध हो जाएगा।
कि ये जीरो बोलेगी 1 बनाना है, ये जीरो बोलेगी 0 बनाना है। मैथमेटिशियन ने देखा कि ये दो जीरो, एक खोपड़ी में बैठी एक बेस में बैठी, ये तो लड़े जा रही हैं, लड़े जा रही हैं, लड़े जा रही हैं। मैथमेटिशियन लोगों को आया गुस्सा और उन लोगों ने बोला कि 0 की पावर 0 हम तुमको अनडिफाइंड कर देंगे, और उन्होंने उनको नोट डिफाइंड कर दिया। क्यों कर दिया नोट डिफाइंड? क्योंकि एक जीरो बोल रही है मैं तुमको 1 बनाऊंगी, दूसरी जीरो बोल रही है मैं 0 बनाऊंगी। क्लैश ऑफ डेफिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लैश ऑफ डेफिनेशन हो रहा है। तो जब क्लैश ऑफ डेफिनेशन हो रहा हो, चीजें वहां पे अनडिफाइंड की जाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीरो की नेगेटिव पावर, जीरो की जो नेगेटिव पावर है वो नोट डिफाइंड होती है, 0 की पावर 0 नोट डिफाइंड होती है। और 1 एक बड़ा बदमाश नंबर है। 1 की पावर कुछ भी रख लो, आप इन्फिनिटी रख लो, 1 की पावर 4 रख लो, 1 की पावर 5 रख लो, 1 की पावर 0 रख लो, 1 की आप कोई भी पावर रखोगे आंसर 1 आएगा। ठीक है ना? बड़ा प्यारा नंबर है। 1 इकलौता ऐसा नंबर है जिसकी पावर आप कुछ भी रख लीजिए, कोई रियल नंबर रख लीजिए, आंसर हमेशा ही 1 आएगा। इकलौता ऐसा नंबर है ये, बड़ा मस्त नंबर है 1। ठीक है ना? अब देखिए a की पावर x जो है ना, इस a की पावर x में ये जो a है, ये जो a है ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसको बोलते हैं बेस। और ये जो खोपड़ी है, ये जो खोपड़ी है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इसको पावर भी बोल सकते हैं। 3 नाम है ये, एक ही माया के 3 नाम है ये। ठीक है? तो एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, और इसको पावर भी बोल सकते हैं। ये जो a है ये बेस होता है। ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन उन फंक्शंस को बोला जाता है जिनका जो बेस है वो कांस्टेंट हो। ठीक है ना? बेस क्या है? बेस कांस्टेंट है। बेस जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है? और जो ये जो एक्सपोनेंट है या यूं कहीं पावर है, ये वेरिएबल होती है। ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में पावर वेरिएबल होती है और जो बेस है वो कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ फंक्शन आपको लिख के दिखाऊं, जैसे y इक्वल टू 2 की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है ना? y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है? y इक्वल टू 2 की पावर x, 1/2 की पावर x, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस बात से रूबरू हो चुके हैं कि fx इक्वल टू a की पावर x, ऐसे शकल के जो भी फंक्शन होंगे, इस मूर्त के जो भी फंक्शन होंगे, वो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, वो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे। बेस कांस्टेंट होना चाहिए और पावर जो है वेरिएबल होनी चाहिए। लेकिन एक बात गौर से सुनो, राजा रानी की कहानी है, ध्यान से सुनो, एक बात गौर से सुनो। ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बेस को ग्रेटर देन 0 होना ही होगा। और ये जो बेस है ये 1 कभी नहीं हो सकता। ये जो बेस है ये 1 कभी नहीं हो सकता। मैथमेटिशियन लोगों ने बोला कि आप इस बेस को 0 से छोटा ले लेंगे, 0 ले लेंगे या फिर 1 ले लेंगे, तो हम इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुने कि a की पावर x में a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां पे देखिए मैंने जो a लिया है वो ग्रेटर देन 0 लिया है, और a को 1 नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर आप a को 1 ले लेते हैं, अगर आप a को 1 ले लेते हैं तो 1 की पावर x हो जाएगा। ठीक है ना? 1 की पावर x कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, 1 की पावर x तो 1 ही होता है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। क्या होता है, अगर आप बेस को 1 ले लोगे, a को 1 ले लोगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, फिर तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो a इक्वल टू 1 जो है वहां पे फंक्शन एक्सपोनेंशियल बिहेवियर का नहीं रहता है। a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अगर कोई हमको बोलता है कि बताइए gx इक्वल टू -2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, तो उसको बोलिए कि भाई आप तुम घर चले जाओ, नहीं है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना? कितनी बार बताया है कि जो बेस है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। नेगेटिव बेस की पावर x ले लेंगे, ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोला जाता। ठीक है ना? ये बड़े मस्त फंक्शन होते हैं। पॉजिटिव बेस की पावर x बड़े स्टाइलिश फंक्शन होते हैं। इनका प्रयोग साइंस में, मैथ्स में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्त फंक्शंस। ओके, सो ये बात अपने को आइडिया लग चुकी है, ये बात अपने को आइडिया लग चुकी है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ऐसे फंक्शंस को अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। a की पावर x, इस टाइप के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। a जो है वो पॉजिटिव होना जरूरी है, a 1 नहीं हो सकता, x वेरिएबल होना चाहिए। करेक्ट है एकदम। और देखिए ये कुछ कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। 0 की पावर नेगेटिव,
जीरो की पावर नेगेटिव कभी डिफाइन नहीं होता, जीरो की पावर जीरो कभी डिफाइन नहीं होता, करेक्ट है। अब बिहेवियर समझते हैं। अब अपन क्या करते हैं, ए की पावर एक्स का और डिटेल में बिहेवियर समझते हैं, ठीक है ना। ए की पावर एक्स का अपन डिटेल में बिहेवियर समझते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, ठीक है ना। ए की वैल्यू को मैंने 2 ले लिया, ठीक है। ए कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं। ए की वैल्यू आप 2 ले लेंगे, ए की वैल्यू आप 2 ले लेंगे तो 2 की पावर एक्स बन गया। अगर आप ए की वैल्यू 3 ले लेंगे तो ये बन गया 3 की पावर एक्स, दूसरा फंक्शन बन गया। एक वैल्यू 4 ले लेंगे, तीसरा फंक्शन बन जाएगा। 5 ले लेंगे, चौथा फंक्शन बन जाएगा। एक वैल्यू अलग अलग लेते चले जाएंगे, अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बनते चले जाएंगे। जी हाँ, एक ही आप अलग अलग वैल्यू लीजिए, अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बनते चले जाएंगे। आप हर फंक्शन में देख सकते हैं बेस कांस्टेंट है और जो पावर है वो वेरिएबल है। क्लियर है एकदम। अब देखिए 2 की पावर x फंक्शन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब मुझे बताइए इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। इसके बिहेवियर को स्टडी करने का मतलब है हम इसकी डोमेन को स्टडी करते हैं, इनपुट्स क्या क्या इस फंक्शन में रखे जा सकते हैं वो सीखते हैं, और आउटपुट क्या क्या रखे जा सकते हैं वो सीखते हैं, और उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो इनपुट क्या क्या रखे जा सकते हैं, एक्स की जगह पे क्या क्या वैल्यू एज एन इनपुट रख सकते हो ये देखना है। फिर हमें रेंज देखनी है कि 2 की पावर x एज एन आउटपुट क्या क्या वैल्यूज हमको देगा, रेंज इस फंक्शन की क्या आने वाली है। और तीसरे नंबर पे हम ग्राफ देखेंगे। अगर आप किसी फंक्शन की डोमेन, रेंज और ग्राफ पे पकड़ रखते हो तो फंक्शन में आपकी भन्नाट शुरुआत हो चुकी है, ये बात आपको समझ लेनी होगी, ठीक है। अगर फंक्शन की डोमेन, रेंज, ग्राफ पे आपकी कमांड आ जाएगी तो समझ लेना फंक्शंस पे आपकी कमांड आनी शुरू हो चुकी है, करेक्ट है एकदम। अब मुझे बताएं कि 2 की पावर x में x की जगह पे, ज्यादा फास्ट लग रहा है क्या, भाई का स्टाइल है ये। 2 की पावर x में आप बताइए x की जगह पे क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, x की जगह पे क्या क्या वैल्यूज रखी जा सकती हैं, आप सोच के बताइए जरा। देखिए रख के देख लेते हैं। x की जगह पे आप -2 रख के देखिए, -3 रख के देखिए, x की जगह आप 0 रख के देखिए, x की जगह आप पॉजिटिव में रख के देखिए, ये लो पॉजिटिव में रख के देखो, नेगेटिव में रख के देखा, 0 रख के देखा, पॉजिटिव में रख के देखा। भाई देखिए मोटी मोटी भाषा में देखें तो 3 ही प्रकार के रियल नंबर्स होते हैं, तो नेगेटिव होते हैं या 0 होते हैं, और एक ऐसा नंबर है 0 जो ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, उसकी अपनी ही दुनिया है। बात समझ आ रही है। 3 प्रकार के नंबर्स होते हैं, नेगेटिव या फिर 0 या फिर पॉजिटिव, करेक्ट है। मैंने यहां पे देखिए खोपड़ी पे नेगेटिव रख के देख लिया, 0 रख के देख लिया, पॉजिटिव रख के देख लिया, आंसर सबका आ रहा है। आंसर देखिए सबका आ रहा है, आंसर देखिए सबका आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनपुट मैंने रखे थे ये वैलिड इनपुट थे, तभी तो मेरा जो आउटपुट है वो वैलिड आ रहा है। तो यहां पे कोई भी नेगेटिव नंबर रख लीजिए, 0 रख लीजिए, या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लीजिए, हमारे सारे के सारे इनपुट्स वैलिड हैं। मतलब ये हुआ x की जगह पे यू कैन पुट एनी नंबर फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। -∞ से इन्फिनिटी कोई भी नंबर x की जगह पे रखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे वैलिड इनपुट्स हुए वो हुए -∞ से इन्फिनिटी। सारे रियल नंबर्स में से जो आपका मन करे वो x की जगह पे रख सकते हो, वो एक वैलिड इनपुट होगा। और यहाँ पे वैलिड इनपुट्स के सारे वैलिड इनपुट्स को अगर एक सेट में लिख दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। तो डोमेन फंक्शन की हो जाएगी -∞ से लेकर के इन्फिनिटी। बात समझ आ रही है। अब देखिए आप आउटपुट को समझते हैं, मतलब रेंज को समझते हैं। आउटपुट्स के सेट को बोला जाता है रेंज, ठीक है। देखिए अगर इनपुट x की जगह 0 रख दूं, आंसर कितना आएगा 1। x की जगह 0 रख दूं तो आंसर 1 आएगा। x की जगह 1 रख दूं आंसर 2 आएगा। x की जगह 2 रख दूं आंसर कितना आएगा 4 आएगा। x की जगह 3 रख दूं तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। अब मैंने जो इनपुट है, जो खोपड़ी वाली वैल्यू है, उसको बढ़ाता चला गया, आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। देखिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इनपुट बढ़ाते चले गए, आउटपुट हमारे बढ़ते चले गए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अगर मैं एक दिन इनपुट को बहुत बड़ा कर दूं, आउटपुट भी बहुत बड़ा आ जाएगा। अगर इनपुट को इतना बड़ा कर दूं, बहुत बड़ा कर दूं, इन्फिनिटी कर दूं, अगर मैं यहां पे 2 की पावर इन्फिनिटी कर दूं तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है जरा मुझे बताएं। 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताएं इन्फिनिटी क्या होता है।
देखिए इन्फिनिटी वेरी लार्ज नंबर को बोला जाता है। एक बहुत लार्ज नंबर हो बेटा, एक बहुत लार्ज नंबर हो उसको बोला जाता है इन्फिनिटी। बहुत बड़े नंबर को इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर कितना? बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। अगर 2 की पावर बहुत बड़ा नंबर आप कर देते हो तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आप बहुत बार कर रहे हो। और जब आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बहुत बार कर रहे होते हो तो वो बहुत ही बड़ा नंबर आ जाता है। तो 2 की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। 2 की बहुत बड़ी पावर कर दोगे तो आंसर बहुत बड़ा आने वाला है, महाकाल आने वाला है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कुल मिलाकर के ये बात समझ में आ गई कि 2 की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। 2 की पावर इन्फिनिटी के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? मैंने देखिए जीरो से इनपुट की शुरुआत की, जीरो से इनपुट को बढ़ाते चला गया, आउटपुट बढ़ते चले गए। अब देखिए जीरो से कम अगर करेंगे इनपुट को, -1 करें, -2 करें, कम करते चले जाएं तो देखते हैं आउटपुट्स का बिहेवियर कैसा होगा, है ना। 2 की पावर -1 होता है 1/2, 2 की पावर -1/2 होता है 1/4। तो जब जीरो से मैंने आउटपुट को छोटा करा, इनपुट को छोटा करा, तो 1 से आउटपुट भी छोटे होते चले गए। देखिए ये छोटे होते जा रहे हैं। और इनपुट बिल्कुल ही छोटा कर दो, -इन्फिनिटी कर दो। आप ध्यान से देखें, अगर मैं इनपुट को -इन्फिनिटी कर दूं तो 2 की पावर -इन्फिनिटी क्या होता है? 2 की पावर -इन्फिनिटी आप मुझे बता दें क्या होता है। ये तो आपने बता दिया था कि 2 की पावर इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मुझे ये और बता दें कि 2 की पावर -इन्फिनिटी क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना बिल्कुल मेरी बात को। 2 की पावर -इन्फिनिटी को अपन लिख सकते हैं 1/2 की पावर इन्फिनिटी। और मैं आपको सिखा चुका हूं कि 1 बाय जो 2 की पावर इन्फिनिटी है, 2 की पावर इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 2 की पावर इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और दोस्तों मेरी इस बात को ध्यान रखो, 1 डिवाइड बाय बहुत बड़ा नंबर, 1 डिवाइड बाय बहुत बड़ा नंबर बहुत छोटा आंसर आता है। 1 को जब एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे 1 को एक बहुत बड़े नंबर को मान लो 10,000 से डिवाइड कर दिया, 10,000 तो इतना बड़ा है भी नहीं, ठीक ठीक बड़ा है। तो 1/10,000 से अगर डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 0.0001। मतलब 1 को आप 10,000 से जब डिवाइड करते हो, 1 को जब आप 10,000 से डिवाइड करते हो तो देखिए एक बड़ा छोटा सा मरा हुआ नंबर आ गया। बिल्कुल मरा हुआ नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। जीरो नहीं है ये जीरो नहीं है, जीरो के बिल्कुल लगभग बराबर ही है। बस ये जीरो का पड़ोसी है, ये जीरो का पड़ोसी है, ये जीरो से हल्का सा बड़ा है। ध्यान से देखें, 1 बहुत बड़ा नंबर किया तो जीरो से हल्का सा बड़ा नंबर आ गया। और अगर मैं और बड़ा नंबर डिवाइड करता जाऊं 1 के तो जीरो से हल्का सा बड़ा नंबर आएगा। तो ये बात आई होप आपको क्लियर होगी कि 1 बहुत बड़ा नंबर कर दें, 1 बहुत बड़ा नंबर कर दें तो आंसर बहुत छोटा आएगा, लगभग जीरो आएगा, लगभग जीरो आएगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा। कैलकुलेटर उठाएं, 1 डिवाइड बाय बहुत बड़ा नंबर करके देखें, बहुत छोटा आंसर आएगा। और जीरो नहीं आने वाला, जीरो से बिल्कुल हल्का बड़ा आएगा। और जीरो से हल्के बड़े नंबर को जीरो पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो पॉजिटिव। तो इस बात को समझना है कि 1/इन्फिनिटी हमारा जीरो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2 की पावर -इन्फिनिटी जब करते हैं, 2 की पावर -इन्फिनिटी जब करते हैं तो आंसर कितना आता है? जीरो पॉजिटिव आता है। टेक्निकल बातें हैं, समझने की कोशिश करनी है। 2 की पावर -इन्फिनिटी आंसर कितना आता है? जीरो। तो 2 की पावर -इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है भाई? 2 की पावर -इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच करता है। क्या 2 की पावर -इन्फिनिटी जीरो के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, जीरो के बराबर नहीं होता। यहाँ पे रेड अलर्ट होना चाहिए। 2 की पावर -इन्फिनिटी जीरो नहीं होता। 2 की पावर -इन्फिनिटी लगभग जीरो के बराबर होता है। ये बात अपने को समझनी है। 2 की पावर -इन्फिनिटी कर दें, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। 2 की पावर -इन्फिनिटी जीरो के बराबर जो है नहीं होता, लगभग जीरो के बराबर होता है। और ये जो सारी बातें हैं जेई के बच्चे जो हैं इन्हीं बातों से ग्रूम करते हैं। यहाँ पे जेई की कहानियां हल्की हल्की शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए बड़े गौर से फरमाए, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल्स बहुत काम की चीजें हैं। ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है ना, इसी चैप्टर में नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में भी इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो 2 की पावर इन्फिनिटी होता है, 2 की पावर -इन्फिनिटी जीरो नहीं होता, लगभग जीरो होता है। लगभग जीरो में कितना? जीरो से बिल्कुल हल्का सा बड़ा मतलब जीरो पॉजिटिव। समझ में आई क्या? तो अगर मैं 2 की पावर -इन्फिनिटी कर दूं तो ये जो है जीरो से हल्का बड़ा आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बिहेवियर जो है बिल्कुल एक लाइन में मैंने लिख दिया है।
भाई आप 2 की पावर 0 रखोगे तो 1, 0 से छोटे रखोगे तो 1 से छोटे होते चले जाएंगे आउटपुट, और 0 से बड़े इनपुट रखोगे तो आउटपुट भी 1 से बड़े होते चले जाएंगे। तो आउटपुट्स को आप नोटिस कीजिए, यहां पे मैंने इनपुट्स को नोटिस किया तो इनपुट्स माइनस इन्फिनिटी से होते 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 इन्फिनिटी तक पहुंच गए। आउटपुट्स को भी ध्यान से देखें तो आउटपुट्स की जो शुरुआत है वो देखिए 0 से जस्ट अगले नंबर से शुरुआत हुई, 0 पॉजिटिव से लेकर के इंफिनिटी तक के आउटपुट आए हैं, 0 पॉजिटिव से लेकर के इंफिनिटी तक के आउटपुट आए हैं। कितनी शानदार बात है, कितनी शानदार बात है। इसका आउटपुट जो है वो नेगेटिव नहीं आया है। यहां पे देखिए ऑब्जर्व करने वाली बात है, ऑब्जर्व करने वाली बात है, नेगेटिव आउटपुट नहीं है, नेगेटिव, देयर इज नो नेगेटिव आउटपुट, देयर इज नो नेगेटिव आउटपुट, नेगेटिव आउटपुट बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव आउटपुट। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का आउटपुट नेगेटिव हो ही नहीं सकता। 2 की खोपड़ी पे कोई नंबर रख लो आप, आंसर नेगेटिव नहीं आने का। और एक और बात देखिए, क्या कोई आउटपुट 0 आया है क्या? बिल्कुल नहीं है। आउटपुट कैन नॉट बी 0, आउटपुट जो है वो 0 भी नहीं हो सकता, आउटपुट कैन नॉट बी 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का आउटपुट 0 से हल्का सा बड़ा से शुरुआत करेगा, इंफिनिटी तक जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के आउटपुट 0 नहीं हो सकते, ध्यान से सुनना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के आउटपुट 0 नहीं हो सकते, 0 से हमेशा बड़े ही होंगे, 0 से छोटे मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में नेगेटिव आउटपुट नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 आउटपुट नहीं होता। जो आउटपुट होते हैं वो 0 के बराबर होता तो ऐसे ब्रैकेट लगाता, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाता, अगर 0 इंक्लूड होता तो आउटपुट में। 0 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाई है। ओपन ब्रैकेट 0 का मीनिंग है 0 से जस्ट बाद से आउटपुट की शुरुआत हो रही है। क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा। यहां पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब 0 से जस्ट बाद में आउटपुट शुरू हो रहे हैं और आउटपुट जाएंगे इंफिनिटी तक। बात समझ में आ रही है? और इंफिनिटी पे दोस्तों आपको बता दूं, इंफिनिटी जो है वो कोई फिक्स नंबर नहीं है। इंफिनिटी जो है ना बड़े लार्ज नंबर्स को बोलते हैं, इंफिनिटी एक फिक्स नंबर नहीं है। इसी वजह से इंफिनिटी पे कभी भी ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी। उसी प्रकार से माइनस इंफिनिटी पे भी ये वाली ब्रैकेट अपन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन माइनस इंफिनिटी पे ये वाली क्लोज्ड ब्रैकेट कभी नहीं लगती, इंफिनिटी पे क्लोज्ड ब्रैकेट कभी नहीं लगती। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे सिर्फ ओपन ब्रैकेट लगती है, क्योंकि इंफिनिटी कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। इंफिनिटी कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तो लार्ज नंबर्स का जो है एक ग्रुप है, बड़े सारे लार्ज नंबर्स को इंफिनिटी बोला जाता है। क्लियर है एकदम? सो रेंज इस फंक्शन की क्लियर है आपको, 0 से इंफिनिटी। डोमेन जो है वो है माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी। मतलब इस फंक्शन के जो इनपुट्स हैं वो नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी रख लो, लेकिन आउटपुट बड़ा मस्त है। आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होगा, आउटपुट कभी 0 भी नहीं हो सकता, 0 से बड़े ही होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, करेक्ट है। और इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशन बनती है उसको बोलते हैं ग्राफ। तो आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसा आएगा? ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। आइए ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहां पे जो x की वैल्यू है, देखिए इंफिनिटी x की वैल्यू यहां पे होगी और x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी देखिए यहाँ पे होती है, यहाँ x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? 0। y की वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस इंफिनिटी होती है, यहाँ y की वैल्यू इंफिनिटी होती है। करेक्ट है। जब x माइनस इंफिनिटी है, जब x माइनस इंफिनिटी है तो y कितना है वहां पे? जब x माइनस इंफिनिटी है, इनपुट्स को x बोलते हैं। करेक्ट है ना, इनपुट्स को क्या बोलते हैं? x। जब x माइनस इंफिनिटी है तो y 0 पॉजिटिव है। जब x माइनस इंफिनिटी है तो y बिल्कुल 0 नहीं हुआ, बिल्कुल मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, ये 0 बिल्कुल नहीं हुआ, 0 से हल्का सा बड़ा है। 0 से हल्का सा बड़ा मतलब थोड़ा x एक्सिस से ऊपर, मतलब ये यहाँ ऐसा कुछ शुरुआत होगी ग्राफ की। बात समझ में आ रही है? और x को आप बढ़ाते जा रहे हो, y हमारा बढ़ रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। मतलब x जब माइनस इंफिनिटी है तो y लगभग 0 है। x बढ़ा रहे हो, y बढ़ रहा है, x बढ़ा रहे हो, y बढ़ रहा है, और ये होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ। आप इस फंक्शन के ग्राफ को देख सकते हैं। जब x हमारा इंफिनिटी आया, वहां पे y चेक किया तो y भी इंफिनिटी था, और बात बिल्कुल सही है, जब x इंफिनिटी है तो y को इंफिनिटी होना भी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं
कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये बिंदु पे देखिए, इस बिंदु पे x तो 0 है, इस बिंदु पे x 0 है, y कितना होगा, जब x 0 है उस केस में y 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। और ये जो हमारा ग्राफ बना है, ये बना है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। स्पेशली हमने 2 की पावर x फंक्शन का ग्राफ बनाया है, 2 की पावर x फंक्शन का ग्राफ बनाया है। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, जो सक्सेस का ग्राफ होता है, जो सक्सेस का ग्राफ होता है बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसा होता है। सक्सेस का ग्राफ बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसा होता है। देखिए शुरुआत में क्या होता है, हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत देखिए यहाँ पे करते हैं, तो आउटपुट देखिए बिल्कुल भी नहीं आया, आउटपुट देखिए बड़ा कम आता है। फिर खूब सारी मेहनत फिर करते हैं, फिर थोड़ा सा आउटपुट आता है, ठीक है ना। और उसके बाद तो थोड़ी सी मेहनत की और आउटपुट में जंप आना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत की और आउटपुट में जंप आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसा ग्राफ होता है सक्सेस का। शुरुआत में बहुत सारी मेहनत करोगे, आउटपुट बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। शुरुआत में देखिए बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारी मेहनत करी, इतना लंबा सफर तय किया -∞ से 0, और आउटपुट आया 0 से लेकर के 1। आउटपुट कितना आया, बिल्कुल 0 से 1 तक आया, और आपने मेहनत कितनी करी, -∞ से 0 पे आ गए आप, ठीक है ना। और आप देखिए उसके बाद आप मेहनत करते हो 0 से ∞, तो आउटपुट भी आपको 1 से ∞ आकर के दे देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो स्ट्रगल बहुत होता है, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब आप आगे बढ़ चुके हैं उसके बाद फिर थोड़ा सा एफर्ट लगाते ही आप एकदम जंप मारोगे, आपके एफर्ट्स जो है एकदम जंप मारेंगे और आउटपुट आपके बहुत शानदार होंगे, सक्सेसफुल आप बन जाओगे, सक्सेस आपको मिलेगी। तो 2 की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। 3 की पावर x के ग्राफ का भी नेचर बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि 2 से बड़ा होता है 3, तो जो ग्राफ है वो इसके थोड़ा ऊपर से जाता है, ठीक है ना। नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर जो है वो बिल्कुल इसी प्रकार का होगा। क्लियर है एकदम। अब देखिए 2 की पावर x का ग्राफ अपन ने समझ लिया। अब एक 1/2 की पावर x का ग्राफ और बनाने जा रहा हूं मैं, उसको और ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट जो ग्राफ मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं 1/2 की पावर x का ग्राफ। gx इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। इस फंक्शन को और समझते हैं, ठीक है। इस फंक्शन की डोमेन बताइए क्या होगी, डोमेन और रेंज बताइए पहले, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस फंक्शन की डोमेन की बात करें तो यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ भी रख सकते हैं, -+0। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी -∞ से ∞, ठीक है ना। और इसकी जो रेंज होगी ना, रेंज अभी मैंने बताया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी नेगेटिव तो आंसर देते नहीं, 0 देते नहीं। रेंज होगी 0 से ∞। रेंज क्या होगी, 0 से ∞। मतलब जो 2 की पावर x की जो डोमेन रेंज है वही 1/2 की पावर x की भी डोमेन रेंज होगी। इनफैक्ट सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डोमेन रेंज सेम ही होती है, चाहे 3 की पावर x ले लो, 4 की पावर x ले लो, 5 की पावर x ले लो, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, उसमें आप इनपुट -∞ से ∞ कुछ भी रख सकते हो, और उसका जो आउटपुट होगा वो 0 से ∞ ही रहेगा। बात समझ आ रही है, ओपन 0 से ∞, करेक्ट एकदम। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक कुछ डिफरेंस है 2 की पावर x और 1/2 की पावर x में, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें। मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 की पावर जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और 2 की पावर -∞ है वो 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी और 1/2 की पावर -∞ किसको अप्रोच करता है। 1/2 की पावर इन्फिनिटी और 1/2 की पावर -∞ किसको अप्रोच करता है। मैं आपको बता दूं कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी को आप 1/2 की पावर इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, और 1/2 की पावर इन्फिनिटी जो है ये 1/∞ हो जाता है, और मैंने आपको बताया ये 0 को अप्रोच करता है। किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है, करेक्ट है एकदम। ये अप्रोच करता है 0 को। और 1/2 की पावर -∞ को 1/2 की पावर -∞ भी लिख सकते हो। 1/2 की पावर -∞ को इसको ऊपर उचकाओगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। 2 की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। आप यहां से देखिए ध्यान से कि जो 1/2 की पावर इन्फिनिटी है, जो 1/2 की पावर इन्फिनिटी है ये अप्रोच करता है 0 को, और 1/2 की पावर -∞ है ये अप्रोच करता है 1/2 की पावर -∞ है ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। आप इन दोनों को गौर से देखें, आप इन दोनों को देखिए, आप इन दोनों को गौर से देखें, और आप इन दोनों को भी गौर से देखें। इन दोनों को जब आप गौर से देखेंगे पावर दोनों पे इन्फिनिटी है, पावर 2 पे भी इन्फिनिटी है, पावर 1/2 पे भी इन्फिनिटी है। ध्यान से सुनना, पावर 2 पे भी इन्फिनिटी है और पावर 1/2 पे भी इन्फिनिटी है। लेकिन 2 की पावर इन्फिनिटी आंसर आया, और 1/2 की पावर इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर रहा है। अब इसके बाद यहां देखिए इन दोनों को आप ऑब्जर्व करें, पावर 2 पे भी -∞ है, 1/2 पे भी -∞ है। 2 की पावर -∞ को देखा तो 0 आंसर आ रहा है, 1/2 की पावर -∞ को देखा तो देखिए इन्फिनिटी आंसर आ रहा है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि टू की पावर का जो बिहेवियर है और 1/2 की पावर का जो बिहेवियर है वो अलग अलग बिहेवियर होता है। क्या बिहेवियर होता है? जो 2 की पावर ऐसी होती है, 2 की पावर ऐसी होती है, देखिए 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। लेकिन इसके विपरीत 1/2 की पावर 1 होता है 1, 1/2 की पावर 2 होता है 1/4, 1/2 की पावर 3 होता है 1/8। अब देखिए बिहेवियर में फर्क देखिए आप, 2 की पावर आप देखिए इंक्रीज कर रहे हो तो आउटपुट भी जो आपके हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन 1/2 में जब आप इनपुट इंक्रीज कर रहे हो, आपके जो इनपुट जो है वो इंक्रीज कर रहे हो, यहां से यहां जब जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हो, तो आउटपुट आपके डिक्रीज कर रहे हैं। आपने इनपुट तो बढ़ाते चले गए, इनपुट तो 1 से 2, 2 से 3 किया, लेकिन आउटपुट 1 से कम होकर 1/4, 1/4 से कम होकर 1/8 आया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि जब हम इनपुट बढ़ाते हैं 1/2 की पावर में तो आउटपुट कम होता है। और यहां पे क्या था 2 की पावर में, 2 की पावर में x बढ़ाओगे y बढ़ेगा, x बढ़ाओगे y बढ़ेगा। लेकिन 1/2 की पावर x का ग्राफ अगर बनाएंगे, 1/2 की पावर x का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान से समझिए कैसा ग्राफ होगा। 1/2 की पावर x का ग्राफ समझाने के लिए इतना सारा तामझाम मैंने आपको बताया है। 1/2 की पावर x का ग्राफ अगर आप बनाएंगे, देखिए ये x माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे है, इन्फिनिटी यहाँ पे है, y माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे है, y इन्फिनिटी यहाँ पे है, करेक्ट है। तो जब x हमारा माइनस इन्फिनिटी है, x जब हमारा माइनस इन्फिनिटी है तो y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x माइनस इन्फिनिटी है तो y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और इस प्रकार से फिर डिक्रीज कर रहा है। आप जैसे ही इनपुट बढ़ाओगे इसके आउटपुट डिक्रीज होंगे। और x जब हमारा इन्फिनिटी हुआ, आप चेक कर सकते हैं, जब हमारा x इन्फिनिटी हुआ 1/2 की पावर जब इन्फिनिटी हुई तो 0 को आउटपुट अप्रोच कर रहा है। आउटपुट लगभग जो मर गया है, 0 के बिल्कुल 0 नहीं आया है, बिल्कुल हल्का 0 से बढ़ा रहा है ना। तो 1/2 की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है दोस्तों, और 2 की पावर x का जो ग्राफ है आपके सामने ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। 2 की पावर x का ग्राफ इंक्रीजिंग है, लेकिन इसके विपरीत 1/2 की पावर x का ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग है। कारण आपको बता चुका हूं, 1/2 की पावर जितनी बढ़ती है आउटपुट कम होता जाता है, मगर 2 की पावर जब बढ़ती है आउटपुट भी बढ़ता चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो अपने को इस स्टेज में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का मस्त बिहेवियर समझ में आ चुका है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले आपको बता दूं, आप लोगों को मालूम है कि a की पावर x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। यहाँ पे a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a चाहे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, √4 ले लो, √5 ले लो, कुछ भी ले लो आप। a आप कुछ भी ले लीजिए, जो वैलिड हैं यहाँ पे लेना, ये सब नहीं लेना आपको, इनके अलावा कुछ भी आप a ले लें। जो फंक्शन की जो डोमेन होगी, फंक्शन की जो डोमेन होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी। फंक्शन की जो रेंज होगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी। मतलब जो x की वैल्यूज हैं माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हो इंक्लूडिंग 0, और जो आउटपुट होंगे वो 0 या उस 0 से बड़े ही होंगे, 0 या उससे छोटे बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन अगर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे हम, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, फंक्शन का जो ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो फंक्शन के ग्राफ का बिहेवियर डिपेंड करता है a के ऊपर। फंक्शन के ग्राफ का बिहेवियर डिपेंड करता है a के ऊपर। आप लोगों ने भी पीछे देखा है कि फंक्शन 2 प्रकार का ग्राफ शो करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 प्रकार का बिहेवियर शो करता है, ये समझने वाली बात है। तो 2 प्रकार के ग्राफ संभव हैं। a की पावर x के 2 प्रकार के ग्राफ संभव हैं। कैसे कैसे ग्राफ संभव हैं? इस प्रकार से इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो a की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन a की वैल्यू अगर 1 से छोटी हुई, यहां पे देखिए 1 से छोटी हुई, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इस प्रकार से a की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो जो ग्राफ होगा हमारा वो डिक्रीजिंग बनेगा। तो कुल मिलाकर के बात एकदम साफ है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनमें ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और उनमें ग्राफ डिक्रीजिंग भी बन सकता है, ग्राफ इंक्रीजिंग भी बन सकता है और ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग भी बन सकता है, ग्राफ डिक्रीजिंग भी बन सकता है। इंक्रीजिंग ग्राफ तब बनेगा जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ये बात एकदम समझ में आनी चाहिए। इंक्रीजिंग ग्राफ तब बनेगा इफ a इज ग्रेटर देन 1। ये ग्राफ y इक्वल टू a/x का ग्राफ है और सिर्फ उन्हीं a का ग्राफ है जो 1 से बड़े हों, उन्हीं a/x का ग्राफ है जो a 1 से बड़े हों। और यहां पे ये ग्राफ तब बनेगा अगर a 1 से छोटा हो, a क्या हो, a 1 से छोटा हो, मगर
ए 1 से छोटा हो मगर ए 0 से बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे फंक्शन की डिमांड है। अगर ए हमारा 0 से 1 होगा तो ग्राफ इस प्रकार से डिक्रीजिंग नेचर का होगा, और ए अगर हमारा 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ इस प्रकार से इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो y इक्वल टू ए की पावर x में अलग अलग ए रखते चले जाएंगे तो अलग अलग ग्राफ आएंगे, लेकिन नेचर सबका जो है वो इसी प्रकार का होगा, इंक्रीजिंग नेचर होगा। अगर आप ए की वैल्यू 1 से बड़ी रखो और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करो, और अगर आप ए की वैल्यू 1 से छोटी रखो, 0 से बड़ी तो होनी ही चाहिए, उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारे इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं और ये हमारे डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं। बात समझ में आई आपको? एक छोटी सी बात आप मुझे बताएं, मैं आपको बोल दूं y इक्वल टू 7 की पावर x का ग्राफ बनाएं और y इक्वल टू 1/9 की पावर x का ग्राफ बनाएं, तो आप बोल देंगे बहुत सिंपल है यार, ये तो बनाना बड़ा सिंपल ग्राफ है। ऐसे सिंपल सवाल हमसे मत पूछा करो। y इक्वल टू 7 की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, a यहाँ 1 से बढ़ा लिया है, ठीक है। और अगर मैं 1/9 की पावर x का ग्राफ बोल दूं बनाने के लिए, अगर मैं 1/9 की पावर x का ग्राफ बनाने के लिए बोल दूं, तो ये जो ग्राफ हैं ये होते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर है एकदम? तो अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 से बड़ी तो लेनी ही है, डिक्रीजिंग ग्राफ होंगे। a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ कैसे होंगे? इंक्रीजिंग ग्राफ होंगे। करेक्ट है? तो ये सारा खेल था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। अगर मैं समराइज करूं वापस से, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डोमेन, रेंज, नेचर, बिहेवियर, ग्राफ समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किनको बोला जाता है? जो ए की पावर x की शक्ल के हों, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की शक्ल के हों। यहाँ जो बेस है ये 0 से बड़ा 1 नहीं होना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। डोमेन क्लियर है, इनपुट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, आउटपुट 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसा बनता है, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, और वो डिपेंड करेगा ए के ऊपर। करेक्ट है? आइए जरा, ये अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर समझ लिया, थ्योरी पार्ट क्लियर है, तो सवालों के बवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पे आपके सामने सवाल लिखा है और क्वेश्चन नंबर 1 को आप रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए। सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। आपको क्या करना है? क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन समझना है, और सेशन को पॉज करें। आप इस सेशन को पॉज करें। जैसे ही स्क्रीन पे सवाल आए सेशन को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद सवाल को अटेम्प्ट करें। सवाल को अटेम्प्ट करने के बाद जो आपका आंसर आए, फिर वीडियो को चालू करके देखें आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है क्या। अगर तो आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब आप तो बड़ा ठीक परफॉर्म कर रहे हो। और अगर आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो उसका एक ही मतलब निकालें, आपके बेसिक्स उतने अच्छे नहीं हैं। आपको काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, और जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनको बारीकी से समझने की जरूरत है, ध्यान देकर के समझने की जरूरत है। करेक्ट एकदम? तो कीजिए जरा, अटेम्प्ट कीजिए इस सवाल को। मैं स्क्रीन से बाहर निकल गया हूं। करेक्ट है? मैं स्क्रीन से निकल गया हूं बाहर। आपको जो है ये सवाल अटेम्प्ट करना होगा। देखिए बताता हूं सोल्यूशन, बड़ा सिंपल सवाल है। करते हैं इसका सोल्यूशन, करते हैं, सोल्व करते हैं। ये वो सवाल है जिसमें मैंने कई लोगों को, कई धुरंधर लोगों को चकमा खाते हुए देखा है, और जेई में इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। आगे भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल पूछे जाने की हाई टेंडेंसी रहेगी। ध्यान से देखें। बोला है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एक्स होंगे। मैं बोलता हूं कि यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लुक जो है ना, वैसे दिखने वाली दो चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है? दो एक्सपोनेंट्स जो हैं यहां पे लिखे हुए हैं। अब ये देखिए बेस दोनों के सेम है। यहां पे ध्यान से देखिए, बेस दोनों के सेम है। बेस सेम के बाद ये पूरी चीज सेम तब होगी जब दोनों की खोपड़ियां बराबर हों। दोनों की खोपड़ियां अगर सेम होंगी तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। लेफ्ट और राइट हो जाएगी बराबर। तो सीधी सी बात है, x² + 2 को 16 के बराबर होना चाहिए। इस खोपड़ी को इस वाली खोपड़ी के बराबर होना चाहिए, तभी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी। आप लोगों ने भी आई थिंक इतना सोचा होगा कि x² + 2 16 के बराबर होगा।
और एक्स स्क्वायर जो है वो 16 माइनस 2 के बराबर होगा, एक्स हमारा 14 होगा, एक्स स्क्वायर हमारा 14 होगा, और एक्स की दो पॉसिबिलिटी हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 14। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? दो पॉसिबिलिटीज हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 14। और सवाल में पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, कितने एक्स की ऐसी वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। एक आंसर आ गया रूट 14 और दूसरा आंसर आ गया माइनस रूट 14। और आप इसको टिक कर दोगे, ए ऑप्शन 2 टिक कर दिया और आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। इंटरेस्टिंग है ये बिल्कुल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी है। लोग चकमा खा जाते हैं, वो टिक कर देते हैं ए को और टिक करके घर पे आते हैं, उनको उनका स्वागत किया जाता है -1 नंबर्स के साथ। ठीक है ना? यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स, यहाँ पे नंबर नहीं मिलने वाले। अब मिस कहां पे कर दिया अपन ने मिस कहां कर दिया ये समझना जरूरी है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लेफ्ट और राइट साइड में x इक्वल टू 0 पुट करके देखें, x इक्वल टू 0 पुट करके देखें और मुझे बताएं कि क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या x इक्वल टू 0 वैल्यू। जब हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो -1 की पावर 2 हो जाएगी 1, यहां पे 0 पुट करते हैं -1 की पावर 16 हो जाएगी, ये भी 1। बिल्कुल x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो एक और आंसर अपने को मिल गया x इक्वल टू 0। और मैं आपको कहूं x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू -1 भी इसके अंदर पुट करके देखें आप। जब आप इसके अंदर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा बेस में, 0 की पावर 1 पुट करने पे 3, 0 की पावर 3, और यहाँ 0 की पावर 16, 0 की पावर 3 भी 0 होता है, 0 की पावर 16 भी 0 होता है, वो दोनों भी बराबर हैं। इसका मतलब x इक्वल टू 1 भी अपना आंसर है। ठीक है? और x इक्वल टू -1 नहीं, x इक्वल टू, मैं बोल रहा था आपको x इक्वल टू 2 आप पुट करें, x इक्वल टू 2। जब आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू यहां पे देखिए 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा 1। 1 की कोई भी पावर ले लो, लेफ्ट साइड 1 रहेगी, यहां पे 2 पुट करोगे तो 1 की पावर 16 भी 1 रहेगी। तो लेफ्ट भी 1 है, राइट भी 1 है, इसका मतलब ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो x इक्वल टू प्लस रूट 14 और माइनस रूट 14 पे लेफ्ट और राइट जो हैं ये बराबर आ रहे हैं, लेकिन x इक्वल टू 0, 1 और 2 पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसको सेटिस्फाई करने वाली 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 वैल्यूज हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे दिमाग में कैसे जाएगा, क्या 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 पुट करना है इसके अंदर। यहाँ पे आपको थ्योरी समझनी होगी, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना होगा, फिर आपके दिमाग में चला जाएगा। ध्यान से समझिए बात को। कॉन्सेप्ट को मैं इस बादल के अंदर यहाँ पे कैद कर रहा हूं। बादल जैसे पानी को कैद करते हैं, हम कॉन्सेप्ट को यहाँ कैद कर रहे हैं। बात इतनी समझनी है कि अगर कोई हमको बोलता है a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है, बताइए a की पावर x और a की पावर y बराबर कब हो सकते हैं? तो उसको बोलो भैया a की पावर x और a की पावर y बराबर हो सकते हैं अगर या तो x और y बराबर हों, या फिर अगर x और y बराबर ना भी हो, बेस जो है a अगर 0 हो गया, a 0 हो गया, 0 बेस बड़ी खतरनाक चीज होती है। 0 बेस की टोपी जो है वो पॉजिटिव में है, आंसर 0 आता। 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3 0, 0 की पावर 4 0, 0 की पावर 5 0, मतलब बहुत कुछ ऐसी इनपुट्स हैं जो 0 बेस पे हमेशा 0 आंसर आपको देंगे। ठीक है? तो a 0 हो तब भी आंसर आ सकता है। और उनको बोलो कि बेस 1 भी बड़ी खतरनाक चीज है, बेस 1 भी बड़ी खतरनाक चीज है। 1 की पावर तो भाई कुछ भी रख लो, 1 की पावर तो कुछ भी रख लो, बराबर आना ही आना है, 1 के बराबर आना है। और a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 भी हो सकता है, क्योंकि -1 की पावर 20 और -1 की पावर 30 बराबर होते हैं। खोपड़ियां अगर अलग अलग हैं, खोपड़ियां अगर अलग अलग हैं, अलग अलग में या तो दोनों इवन नंबर हैं या दोनों ओड नंबर हैं, ऐसे केस में -1 की पावर ये वाली खोपड़ी और -1 की पावर ये वाली खोपड़ी, दोनों का आंसर बराबर आएगा। ये भी हमारा 1 आंसर देगा, ये भी 1 आंसर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बेस 0 हो, 1 हो, -1 हो, या फिर पावर बराबर हो, उस केस में a की पावर x और a की पावर y बराबर हो सकते हैं। ठीक है? यहां पे देखिए x -1 हमारा बेस था, तो x -1 हमें देखना है
जीरो कब होगा, 1 कब होगा और -1 कब होगा। x -1 जीरो होगा, x की वैल्यू 1 पे, 1 होगा x की वैल्यू 2 पे और -1 होगा x की वैल्यू 0 पे। और यही तीन वैल्यू 1 2 0 1 2 0 मैंने यहाँ लिखी हुई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और यही तीन हमारे जो है आंसर्स मैंने लिखे हैं। बात समझ में आई? तो मैंने जो है इस पूरी थ्योरी को मैं जानता था, उसके बिहाफ पे मैंने बोला कि 2 आंसर यहाँ से निकलेंगे, 3 आंसर यहाँ से निकलेंगे, टोटल कितने आंसर होंगे, 5 आंसर होंगे। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर है और ये जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे था ये भी आपका एकदम क्लियर रहा होगा, क्लियर होना चाहिए। करेक्ट है? मूव करते हैं आगे। स्क्रीन पे आपके सामने है नया सवाल। सवाल है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू दिस फंक्शन, ऑल्सो ड्रॉ इट्स रफ ग्राफ। आप इस फंक्शन की डोमेन बताइए और रेंज बताइए और इसका रफ ग्राफ भी हमको ड्रॉ करके दिखाइए। देखिए अभी बता देते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस, फंक्शन क्या है, x माइनस 1 का अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। ठीक है, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। आप लोग स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलरेडी सीख चुके हो और स्क्वायर रूट फंक्शन का ऐसा कहना है कि हमारे अंदर जो इनपुट होगा वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और इस फंक्शन में देखिए 2 स्क्वायर रूट फंक्शन है, दोनों की इज्जत करनी पड़ेगी, दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो दोनों में जो कॉमन एक्स हैं सेटिस्फाई जो करते हैं वो अपने को लेने पड़ेंगे। भाई 2 आदमियों की साइमल्टेनियस इज्जत करोगे तो दोनों की बात जो है कॉमन होगी, उसी से साइमल्टेनियस इज्जत रख सकते हो आप उनकी। तो इसका मतलब x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो 3 माइनस एक्स है, जो 3 माइनस एक्स है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से अपने को समझ में आया x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब हो सकता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब हो सकता है, x को इधर लेकर के आएंगे तो जब x लेस देन इक्वल टू 3 हो। तो पहले वाला आदमी और दूसरे वाले आदमी दोनों की अगर इज्जत अपने को रखनी है, 1 और 2 जो स्टेटमेंट हैं दोनों बातों को फॉलो करना है। दोनों की इज्जत रखने का मतलब क्या है, दोनों बातों को फॉलो करना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से अपन बोल सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो होना ही चाहिए और लेस देन इक्वल टू 3 भी होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 3। तो फंक्शन की जो डोमेन हुई, डोमेन जो इस फंक्शन की हुई वो हुई क्लोज्ड 1 से क्लोज्ड 3, क्लोज्ड 1 से क्लोज्ड 3। बात समझ में आ रही है? अब इसकी रेंज बतानी है अपने को। अब इसकी क्या बतानी है, रेंज बतानी है। देखिए वैसे तो ये बड़ा स्मार्ट फंक्शन है, इसकी जो रेंज निकालने का ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट तरीका भी है और पूरा अलजेब्रिक तरीका थोड़ा सा लंबा इसका पड़ता है, तो शॉर्टकट तरीका बता देता हूं मैं आपको एज ऑफ नाउ। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक वगैरह जब आगे सिखाऊंगा मैं तब जो है लंबा अलजेब्राइक तरीके की भी बात कर लेंगे अपन। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रूट के अंदर x माइनस 1 है ना और रूट के अंदर 3 माइनस एक्स है। कभी भी अगर आपको ऐसा फंक्शन देखने को मिले, कभी भी आपको ऐसा फंक्शन देखने को मिले रूट के अंदर x माइनस ए, रूट के अंदर x माइनस ए और अंडर रूट के अंदर फिर प्लस में b माइनस एक्स, ध्यान से देखो कभी भी x माइनस ए और b माइनस एक्स इस प्रकार से रूट के अंदर ऐसा फंक्शन देखने को मिले, उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में मैं तुमको बता देता हूं। दुखती रग इस फंक्शन की बता देता हूं मैं आपको। y की जो मिनिमम वैल्यू आती है ना वो आती है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के ऊपर। y की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो x इक्वल टू ए या x इक्वल टू बी पे आती है और y की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है x इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 पुट करने पे। y की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कब आती है, x इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 पुट करने पे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है 3। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 पुट कर दो या आपका मन करे 2 पुट कर दो। ठीक है ना, a या b कुछ भी पुट कर दो। तो जब मैं इसके अंदर x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो y की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू निकलेगी, 1 पुट करते हैं ये 0 हो गया, 1 पुट करते हैं तो ये हो गया √2। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1 की बजाय आप 3 भी पुट कर लीजिए। आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो √2 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर फिर से √2 आ रहा है। तो सेम आंसर आएगा चाहे आप x a पुट कर लें या b पुट कर लें। यहां कहने का मतलब है x इक्वल टू 1 पुट कर ले या 3 पुट कर लें। तो y मिनिमम आ गया अपना और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बता देता हूं। देखिए
3 और 1, a प्लस बी कितना हो गया 1 प्लस 3, 4/2, 4/2 कितना होगा 2। तो जब x की वैल्यू जब अपन 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो गया 2 - 1 1, 1 का रूट कितना होगा 1, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे 3 - 2 1, 1 का रूट 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। फिर से बता देता हूं, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आती है वो x की वैल्यू a + b/2 पुट करने पे आती है, a + b/2। यहाँ पे a है 1, b है 3, 1 + 3 a + b/2 करेंगे तो आ गया 2। x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 1, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1, 1 + 1 कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 2। बात समझ में आ रही है आपको? तो y की मिनिमम वैल्यू मालूम चल गई, मैक्सिमम वैल्यू मालूम चल गई, तो मिनिमम से मैक्सिमम पूरी क्या हो जाएगी रेंज। तो इस फंक्शन की रेंज देखें तो रेंज होती है मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक। तो क्लोज्ड इंटरवल मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक √2 से लेकर के 2 इस फंक्शन की रेंज होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो रेंज यहां पे देखिए क्लियर है, सवाल में रेंज पूछा है, सवाल में डोमेन पूछा था, और इस सवाल को कराते कराते मैंने आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन भी बता दिया है ना, इसके बारे में थ्योरी भी आपको बता दी। मैं क्या करता हूं, सवालों में भी बहुत कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं, सवालों में भी थ्योरी सिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप उन बातों से नए नए बहुत प्रकार के सवाल बना लो। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आदत है और आप लोगों को भी होनी चाहिए, सवालों से बहुत कुछ सीखना। √x - a + √b - x ऐसी टाइप की कभी चीज दिखे तो मेरी याद आपको आनी चाहिए, और इस फंक्शन की याद आपको आनी चाहिए, और मालूम होना चाहिए कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो x = a या फिर b पुट करने पे आती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a + b/2 पुट करने पे आती है। क्लियर है एकदम? सो डोमेन क्लियर है, रेंज इस फंक्शन की क्लियर है, और इसने बोला है कि भाई इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा दें। भाई जैसा बोला है हमको करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देते हैं। x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया, ये हमारा x = 0 है, ठीक है। तो डोमेन देखी तो डोमेन 1 से 3 है, ठीक है ना। तो जो फंक्शन है ये 1 से 3 के बीच में ही अपना ग्राफ बनाएगा। यहाँ पे x = 1 है और यहाँ x = 3 है। फंक्शन एक बार वापस कॉपी कर लेता हूँ, √x - 1 + √3 - x, ठीक है। मुझे बताएं जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है √2। तो 1 पुट करते हैं, 1 पे आंसर आएगा √2, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 1, √2, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू जब 3 पुट करते हैं तो आंसर आता है, x की वैल्यू 3 पुट करने पे भी आंसर √2 आता है। x की वैल्यू 1 पुट करने पे भी आंसर कितना आएगा √2 आएगा, और x की वैल्यू 3 पुट करने पे भी आंसर कितना आएगा √2 आएगा, ठीक है। और 1 और 3 के बिल्कुल बीच में है x = 2। जब x = 2 हम पुट करते हैं तो x = 2 पुट करने पे कितना आंसर आया था, अभी थोड़ी देर पहले देखा 2 आंसर आया था, तो 2 पुट करने पे आंसर आया था 2, 2,2। तो ये जो फंक्शन है 1 से 2 पे इंक्रीज होकर के गया, फिर 2 से 3 पे ऐसे करके डिक्रीज होकर के आया, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना। 1 और 3 के बीच में बस ये इतना ही ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का। आप ध्यान से देखें, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो यही ग्राफ बनेगा, बस इतना ही ग्राफ बनेगा। ये इस फंक्शन का ग्राफ है, जो पिंक कलर से जो मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की है, आप इसको देखें, ये इस फंक्शन का रफ ग्राफ है। फंक्शन जो है x = 1 से शुरू हुआ, y = √2 से शुरू हुआ, बढ़ता गया फंक्शन 2 पे जाके फंक्शन मैक्सिमम हो गया, फिर मैक्सिमम से फंक्शन फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। वो मैंने इनपुट आउटपुट थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए आइडिया लगा लिया। करेक्ट, एकदम रफ ग्राफ बोला था, तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप नहीं बोला, बस ये बता दो कि इंक्रीज कब हुआ डिक्रीज कब हुआ, वो एक रफ बिहेवियर बता दो। रफ ग्राफ का मतलब होता है रफ बिहेवियर बता देना, ठीक है। कैलकुलस जब अपन सीखेंगे 12th क्लास में तो वहां पे तो एग्जैक्ट ग्राफ तुमको बना के दिखाऊंगा, एकदम डिट्टो एग्जैक्ट ग्राफ। बात समझ आ रही है? मूव करते हैं अगले सवाल पे। कंप्यूटर जी सवाल दिखाइए। सवाल आपके सामने है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन satisfying 2 की पावर x + 3 की पावर x + 5 की पावर x = 7 की पावर x। सवाल ये पूछा है, सवाल जो है वो ये पूछा है कि 2 की पावर x + 3 की पावर x + 7 की पावर x + 5 की पावर x, 5 की पावर x = 7 की पावर x, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने x हैं। x की कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो यहां मैं फिट कर दूं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये हमारा सवाल है जो हमसे पूछा है। देखिए ये सवाल जेईई मेंस का पुराना सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आगे भी रिपीट होने के चांसेस रहेंगे।
यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा कि इसका सोल्यूशन कौन सा होगा, पूछा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए। बस आप इतना बताइए कि सॉल्यूशंस कितने होंगे, बस आपको इतना बताना है कि सॉल्यूशंस कितने होंगे, कौन होगा वो नहीं बताना, और कौन होगा वो आप निकाल भी नहीं सकते, है ना। मैथ्स में एक ब्रांच होती है न्यूमेरिकल मेथड्स, आगे जाकर के जब आप किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो मालूम चलेगा, न्यूमेरिकल मेथड्स में सीखा जाता है कि इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। लेकिन अपने जेईई के सिलेबस में इस प्रकार की इक्वेशंस का एक्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए सवाल में पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। आप बताइए कि कितने एक्स होंगे जो उसको सेटिस्फाई करें। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना इजी होता है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने की एक बहुत खास अप्रोच होती है, ग्राफिकल अप्रोच। तो अपन ग्राफिकल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए। बात समझ आ रही है। तो ग्राफ किसका बनाना है, कैसे ग्राफ बनाने से नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ध्यान से देखिए। बात समझ में आ रही है आपको। तो 7 की पावर x को जब नीचे लेकर के आया तो ये बन गया 2/7 की पावर x प्लस 3/7 की पावर x प्लस 5/7 की पावर x इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड एक फंक्शन है fx फंक्शन मान लिया मैंने लेफ्ट साइड को। लेट fx इज इक्वल टू 2/7 की पावर x प्लस 3/7 की पावर x प्लस 5/7 की पावर x। लेफ्ट हैंड साइड को फंक्शन fx मान लिया, एंड राइट हैंड साइड को फंक्शन gx मान लिया, एंड राइट हैंड साइड को मान लिया फंक्शन gx। fx लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन ले लिया और राइट हैंड साइड वाले को फंक्शन gx बोल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, fx और gx का ग्राफ बनाऊंगा। ध्यान से देखना, fx और gx का ग्राफ बनाने वाला हूं, fx और gx फंक्शन का ग्राफ बनाने वाला हूं, fx और gx फंक्शन का ग्राफ बनाने वाला हूं। यहां है x माइनस इन्फिनिटी और यहां है x इन्फिनिटी। बात समझ में आई। अब देखिए, जब मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखूंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखूंगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटी किसी चीज़ की, 1 से छोटी किसी चीज़ की खोपड़ी के ऊपर, 1 से छोटी किसी चीज़ की खोपड़ी के ऊपर अगर माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, अगर माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो वो जीरो को अप्रोच करता है। जैसे मैंने आपको 1/2 की पावर माइनस इन्फिनिटी बताई थी कि वो जीरो को, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। 1 से छोटी चीज के ऊपर अगर माइनस इन्फिनिटी आप रखेंगे, 1 से छोटी चीज के ऊपर अगर आप माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो वो चीज इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। किसको अप्रोच करती है, इन्फिनिटी को। और 1 से छोटी चीज के ऊपर अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे वो जीरो को अप्रोच करती है, ये अपने को समझना है। तो इसके ऊपर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो को अप्रोच करे, ये किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। 3/7 के ऊपर, 3/7 के ऊपर भी माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। 5/7 के ऊपर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे वो भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जब x माइनस इन्फिनिटी है, जब x माइनस इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा और ये भी इन्फिनिटी होगा, और 3 इन्फिनिटी का जोड़ बहुत बड़ा इन्फिनिटी होता है। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू कितनी आई, फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, और जब x इन्फिनिटी होगा, जब x इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी 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 होगा, तो 1 से छोटी चीज की पावर इन्फिनिटी, 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 वो भी 0 0 को अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब जो fx का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बना दिया मैंने fx का ग्राफ। बात समझ में आ रही है, किसका ग्राफ बना दिया, fx का ग्राफ। और ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु कौन है, ये बिंदु पे x0 है। जब हम x0 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3। तो ये बिंदु है 0,3, और ये मैंने ग्राफ बना दिया y = fx का ग्राफ। किस चीज का ग्राफ बना दिया, y = fx का ग्राफ। अब बनाएंगे gx का ग्राफ। gx हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, gx हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, दैट इज 1। तो ये पॉइंट 0 से 0,3 है तो 1 मिलेगा आपको यहाँ पे। ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं मिलेगा आपको 1। इस प्रकार से ये बनेगा 1 का ग्राफ। वापस बना दे रहा हूं मैं, 1 का जो ग्राफ है ये 3 से छोटा मिलेगा 1, ये बना दिया मैंने 1 का ग्राफ, ठीक है ना। ये जो व्हाइट लाइन बनाई मैंने, ये है y = 1 लाइन। बात समझ में आ रही है आपको।
तो देखिए सवाल ये पूछा गया था कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है, आप ध्यान से समझिए, लॉजिक ध्यान से समझिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कितनी ऐसी एक्स की वैल्यू है जिससे ये और ये बराबर हो जाए, कितनी ऐसी एक्स की वैल्यू है जिससे ये और ये बराबर हो जाए। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा है ये फंक्शन एफ एक्स है और ये फंक्शन जी एक्स है। अब एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन बराबर कितनी बार हो रहे हैं, मात्र एक जगह पे। आप देखिए मात्र एक जगह पे एक ऐसा बिंदु है जहां पे व्हाइट लाइन और पिंक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब वहां पे एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन बराबर हो रहे हैं। तो एक ही जगह बराबर हो रहे हैं तो बोलेंगे इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने होते हैं एक इक्वेशन के जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाइए, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाइए। वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाने पे वो ग्राफ जितनी जगह पे आपको इंटरसेक्ट करें, जितनी जगह पे आपस में इंटरसेक्ट करें, उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। और ग्राफिकल अंदाज इस सवाल को करने का बड़ा मस्त अंदाज है। जेईई का सवाल है, सीखने के लिए बुद्धि और एफर्ट दोनों लगाने पड़ेंगे आपको। बात समझ में आई आपको। इस सवाल के बाद देखिए स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दो सवाल मैंने होमवर्क में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, इसका जो आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं ये आपके होमवर्क हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में भन्नाट तरीके से आपको उसके आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं। और मैं चेक करूंगा कि सबसे पहले कौन सही आंसर लिखता है, ठीक है ना। सबसे पहले सही आंसर लिखा और उसका आंसर लिखने का तरीका मुझे अगर पसंद आया, हो सकता है मैं उसको कुछ गिफ्ट भी दे दूं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं उनको ईमानदारी से आप अटेम्प्ट करें और उनके आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आप दें सबसे जल्दी। और दोनों सवालों के सही उत्तर देने वाले को हो सकता है मेरी तरफ से कुछ उपहार भी आपको मिल जाए। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। हमारा ये जो सफ़र है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ये ख़त्म हुआ। फिर से अगले लेक्चर में हम एक नया फंक्शन आपके बीच लेकर के आ जाएंगे और जिस तरीके से हम ख़त्म करते हैं एक लंबी सी मुस्कुराहट के साथ, पिंकिश मुस्कुराहट के साथ, गुलाबी मुस्कान के साथ आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। अलविदा कहने का मन नहीं है लेकिन अलविदा कहना होगा, रास्ते हैं, चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। फिर मिलेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को हंसते रहें और दूसरों को हंसाते रहें लंबी हंसी के साथ। आज का लेक्चर खत्म करते हैं, वापस से मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।